नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था संस्कृत व्याकरण में संधि। जिस संधि के माध्यम से हमने तीनों संधियों का ज्ञान लगभग प्राप्त सही कर लिया है, जिसमें हमने सबसे पहली स्वर संधि पढ़ी। स्वर संधि के हमने 8 पार्ट पढ़े। 8 पार्ट करने के पश्चात हमने दूसरी संधि स्टार्ट की थी, व्यंजन संधि, जिसमें हमने 6 भाग पढ़े। उसके 6 भाग कंप्लीट होने के पश्चात हमने अगली संधि विसर्ग संधि स्टार्ट की थी, जिसमें हमने संधि की परिभाषा के बारे में जाना कि विसर्ग के स्थान पर स्वर अथवा व्यंजन का आ जाना या विसर्ग के स्थान पर कोई भी परिवर्तन हो जाना ही विसर्ग संधि कहलाती है। तो हमने जो हमारे जो कोर्स में है विसर्ग संधि के जो पार्ट हैं यानी कि जो भाग हैं वो 4 हैं कि विसर्ग संधि को 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि 4 जो इसके भेद हैं। तो हमने जो पहला भेद पढ़ा था उत्त विसर्ग संधि, जिसको कि हमने 2 सूत्रों के माध्यम से समझा था, जिसमें पहला सूत्र था अतो रोर प्लुताद ए प्लुते, जिसमें कि आ के पश्चात विसर्ग और फिर ह्रस्व आ आया तो विसर्ग के स्थान पर उत्व आदेश हो गया। तो उ जो हुआ था वो ए प्लस उ होकर के आद गुणे सूत्र से ओ हो गया, और जो हमारा अंतिम आ था वो हमारा अवग्रह चिन्ह में परिवर्तित हो गया था। हम एक उदाहरण के माध्यम से उसको दोबारा से देखते हैं, जैसे कि को अपी जो हमारा शब्द है वो था कह प्लस अपी। तो देखिए इसमें ह्रस्व आ के बाद विसर्ग आ रहा है और उसके बाद भी ह्रस्व आ रहा है, तो जो विसर्ग था वो ऊ में चेंज हो गया और जो पीछे वाला जो अंतिम आ था वो अवग्रह चिन्ह में परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार से हमने एक सूत्र पढ़ा। दूसरा सूत्र हमने उसका पढ़ा था हसीचय। हसीचय में हमने जो उदाहरण पढ़े थे वो थे यशोदा, मनोरथ, मनोहर इत्यादि। ये इम्पॉर्टेंट उदाहरण है। ये जो संधि थी हमने उत्त विसर्ग पढ़ी थी वो वेरी इंपॉर्टेंट संधि थी। इसके जितने भी उदाहरण आपको करवाए गए वो सब याद हो जाने चाहिए, वो सभी इम्पॉर्टेंट उदाहरण हैं। तो उसमें हमने यशः प्लस दा यानी कि ह्रस्व आ के बाद विसर्ग आए, जब छोटे आ के बाद विसर्ग आएगा और उसका उत्व होगा तो आ प्लस उ मिलकर के ओ होना है। ये स्वाभाविक है क्योंकि आद गुणे सूत्र इसमें काम कर रहा है। लेकिन उसके पश्चात इसमें शर्त रखी थी कि हश प्रत्याहार के वर्ण आने चाहिए। तो हश प्रत्याहार के जो वर्ण हमने पढ़े थे वो हमने पढ़े थे हयवरट से लेकर के और हश जो हमारा जब गणदस है वहाँ तक के शब्द आने चाहिए। तो इनमें से ही कोई से वर्ण आने चाहिए। तो इस प्रकार से जो हमने हसीचय सूत्र पढ़ा उसमें देखा यस है प्लस दा यानी कि यस को देने वाली सार्थक शब्दों का ही संधि विच्छेद होता है। अब इसी विसर्ग संधि की जो दूसरी संधि है वो हम पढ़ेंगे आज सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि का मतलब होता है कि विसर्ग के स्थान पर सा हो जाना और सा के स्थान पर विसर्ग हो जाना, वही सत्व विसर्ग संधि है। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल संधि है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो देखिए इसका जो सूत्र है विसर्जनीयस्य से, विसर्ज यानी कि विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है सा, और सा के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। कब? जब हम संधि विच्छेद करते हैं और जब संधि युक्त पद बनाते हैं तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। तो देखिए जो हमने पिछले वीडियोज में सचुत्व और इष्टुत्व संधि जो पढ़ी थी, इन दोनों संधियों का देखिए यहाँ विसर्जनीयस्य से में कैसे काम आती हैं वो दोनों संधियाँ। तो यहाँ हमको बहुत अच्छे से काम आएंगी। देखो कैसे आती हैं कि देखो जब पूर्व पद के अंत में विसर्ग हो, पूर्व पद के अंत में विसर्ग हो, तो देखिए पूर्व पद के अंत में विसर्ग आ रहा है तथा विसर्ग से परे खर प्रत्याहार के वर्ण, विसर्ग के परे खर प्रत्याहार के वर्ण हो। तो हमने माहेश्वर सूत्रों वाली वीडियो में हमने पढ़ाया था प्रत्याहार एक टॉपिक, जिसमें खर प्रत्याहार देखिए कहाँ से खफ चटत चट तब से लेकर के सस सर तक के जो वर्ण आते हैं वो खर प्रत्याहार के वर्णों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आता है और तीनों सा आते हैं, वो होता है हमारा खर प्रत्याहार। तो देखिए विसर्ग से परे खर प्रत्याहार के वर्ण हो, तो ये जो त्रा है, ये त्रा जो शब्द है वो किससे बन रहा है ता और रा से। तो हमारा ये जो ता है
वो खर प्रत्याहार का वर्ण है। कैसे है? पहला वर्ण और दूसरा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, तो ये त वर्ग का पहला वर्ण है ता, तो यहाँ आया खर प्रत्याहार का वर्ण। वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर सकार यानी कि सत्व आदेश सा आदेश हो जाता है। तो देखिए जब ये विसर्ग आया, विसर्ग के पश्चात ता आया यानी कि खर प्रत्याहार का वर्ण आया, तो ये जो विसर्ग है वो देखिए आपको जो उच्चारण स्थान की जो वीडियो बनाएंगे उसके माध्यम से बता दिए जाएंगे कि कौन कौन सी जो कैटेगरियाँ होती हैं, कौन सा सा किस कैटेगरी में आता है। लेकिन मैंने इसको आपके लिए जो करवाई थी इष्टुत्व और सचुत्व संधियाँ, इन दोनों संधियों में मैंने आपको बता दिए थे कि ये दंत्य वर्ण है, ये तालव्य वर्ण है और ये मूर्धन्य वर्ण है। तो देखिए ये जो ताप जो आता है वो इस दंत्य वर्ण की उसमें आता है सकार तवर्ग, इसका एक जोड़ा होता है, ये एक जोड़े के अंतर्गत आता है। यदि ये तवर्ग आया, तवर्ग में से कोई सा भी वर्ण आया तो निश्चय ही ये वाला सा आएगा, सड़क वाला सा आएगा, दंत्य सा आएगा। तो यहाँ जो हमारा ये विसर्ग है वो सड़क वाले सा में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए हो गया ना। ये जो मूल शब्द जो हमारा ये है विष्णुस्त्राता, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे वो होगा विष्णु प्लस त्राता। अगला शब्द है धनुष्टंकार। देखिए यहाँ पर भी आप देखिए ये जो दो शब्द हैं ये दोनों ही मूर्धन्य वर्ण हैं। शकार टवर्ग करवाया था मैंने इष्टुत्व संधि में, शकार टवर्ग जो करवाया था इष्टुत्व संधि में, तो टवर्ग के साथ यदि टवर्ग में से कोई सा भी वर्ण इधर आता है तो ये निश्चय ही है कि इसके साथ में ये मूर्धन्य सा आएगा, षटकोण वाला सा आना चाहिए। तो देखिए ये इसका जो संधि विच्छेद होगा वो धनु प्लस टंकार। तो यहाँ धनु हमने ये पढ़ा था कि पूर्व पद के अंत में तो विसर्ग आ गया, यहाँ बाध्यता नहीं होती है, कोई भी वर्ण हो सकता है इधर, तो विसर्ग से पहले कोई भी वर्ण हो सकता है, लेकिन विसर्ग के बाद बाध्यता है कि यहाँ केवल खर प्रत्याहार के ही वर्ण होने चाहिए। तो यहाँ हमारा खर प्रत्याहार का वर्ण में से टा आ रहा है। देखिए वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, तो पहला ही वर्ण आ रहा है, ट वर्ग का पहला वर्ण है टा। तो धनु प्लस टंकार, तो विसर्ग के स्थान पर सत्व आदेश हो जाता है। तो देखिए ये जो सा होगा, ये जो विसर्ग है इसके स्थान पर ये सा हो गया, कर दिया हमने सा। लेकिन हम दोबारा से इसमें हम जो सूत्र जो काम करेगा वो इस्तो इष्टुनाष्टु जो शब्द सूत्र है जो इष्टुत्व संधि में काम करता है। भले ही आपके सिलेबस में ना दे रखी हो, लेकिन ये संधियाँ मैंने आपको पहले भी बता दी थी, बड़े ही काम की हैं, वो भी विसर्ग संधि में काम आती हैं। तो देखिए यहाँ हमने जब इसको लिख दिया धनुष टंकार, तो ये जो हमारा शब्द है आपके लिए संधि विच्छेद किया हुआ इस प्रकार से भी शब्द एग्जाम में आता है बोर्ड में। तो आपके लिए ऐसा शब्द आ गया और आपने ये वाला कर दिया कि विसर्ग के स्थान पर सा करना है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो टवर्ग है टवर्ग के साथ ये वाला सा कभी नहीं आता है। टवर्ग के साथ हमेशा षटकोण वाला मूर्धन्य सा ही आता है। तो हमारा ये इस प्रकार से ये धनुष टंकार रूप सिद्ध होता है। अगला है हमारा शब्द रामश्चय। रामश्चय, तो देखिए यहाँ से तोड़ेंगे सा से, तो राम है विसर्ग चय, तो राम है माँ के बाद विसर्ग आया, विसर्ग के बाद जो चा आ रहा है वो भी हमारा पहला वर्ण है च वर्ग का, तो चा लिख दिया। तो देखिए ये विसर्ग के स्थान पर जो सा होगा वो पहले तो यही सड़क वाला ही होगा, क्योंकि ये जो विसर्जनीय से सूत्र है उसके माध्यम से तो यही सा होता है। लेकिन हमने इष्टु नाशु जो संधि का जो सूत्र पढ़ा था उस सूत्र के माध्यम से देखिए शकार च वर्ग के बाद अथवा पहले कोई भी वर्ण सकार तवर्ग और सकार तवर्ग आए तो शकार च वर्ग हो जाता है। तो ये इसके च वर्ग वाला जो होगा वो शलगम वाला शा होता है, यानी कि तालव्य शा होता है। ये इनके आपस में जोड़े होते हैं प्रत्येक शब्द के।
तो इसके सहायता से ये जो चा के साथ जो विसर्ग जो चेंज हुआ वो तालव्य शा में चेंज हुआ और इस प्रकार से हमारा ये बन गया रामश्चय। एक बार दोबारा से देखिए, रामश्चय मान के चलो शब्द आया तो बहुत ही ईजी है कि राम है प्लस चय कर दो और संधि का नाम लिख दिया सत्व विसर्ग संधि। यदि आपके लिए राम है प्लस चय आ जाता है तो यहाँ आपको बड़े सोचने वाली बात हो जाती है कि आप कभी इसमें कोई सा भी सा करके आ जाते हो। तो इस बात को ध्यान रखो कि कौन से ग्रुप में कौन सा सा आना चाहिए। तो इनके सभी के अलग अलग ग्रुप होते हैं। ये तीनों सा जो होते हैं वो तीनों ही ग्रुप में बटे हुए होते हैं, इनका अलग अलग होता है। सकार तवर्ग, शकार चवर्ग और शकार टवर्ग, इस प्रकार से ये होते हैं। तो देखिए सकार तवर्ग, शकार टवर्ग और शकार चवर्ग, तो ये इन वर्गों के साथ में लगाए जाते हैं। और भी 4 वर्ण ऐसे हैं जिनमें कि ये वाला शा जो लगता है वो उसके लिए भी मैं आपके लिए सारी वर्णमाला में करवा दूंगी। अगला देखिए रामष्टीकते, ये सेम धनुष टंकार की तरह ही है, इसमें भी वही स्तो इष्टु नाष्टु सूत्र काम करेगा। तो राम है प्लस टीकते, तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर सकार हो गया और इस टीकते के माध्यम से यानी कि ये जो टा आ रहा है वो टा के स्थान पर हमारा हो जाएगा मूर्धन्य शा और इस प्रकार से हमारी बन जाएगी रामष्टीकते। यदि ये उदाहरण आए, ये वाला और ये वाला, ये दोनों उदाहरण आए तो आप इसमें इष्टुत्व संधि ना करके इस संधि में आपको विसर्ग संधि ही करनी है, क्योंकि आपके जो सिलेबस में दे रखी है वो सत्व विसर्ग संधि दे रखी है, ना कि इष्टुत्व संधि। ये दोनों उदाहरण जो आएंगे वो आपके सत्व विसर्ग संधि के साथ आएंगे। वो संधि इसीलिए करवाई गई थी कि आपको इनका पता चल जाए कि कौन सा सा किस में बदलता है। और दूसरा ये जो रामश्चय शब्द है वो भी इष्टुत्व संधि में नहीं गिना जाएगा, ये भी आपको सत्व विसर्ग संधि में ही करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है पूरी तरीके से कि जो यदि हमारे लिए रामश्चय आ जाए तो इसमें सत्व विसर्ग संधि ही करनी है, ना कि इष्टुत्व संधि करनी है। इस प्रकार से धनुष टंकार और रामष्टीकते में से कोई शब्द आ जाए तो उसमें भी आपको इष्टुत्व संधि ना करके सत्व विसर्ग संधि ही करनी है। तो एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं। बहुत सिंपल संधि है, एक ही बार में समझ में आ जाएगी कि विसर्ग के स्थान पर सा और सा के स्थान पर विसर्ग आदेश हो जाता है। जब पूर्व पद के अंत में विसर्ग हो तथा विसर्ग से परे खर प्रत्याहार के वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर सा आदेश हो जाता है। खर प्रत्याहार के वर्ण पहला और दूसरा वर्ण, वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये वर्ग है और ये वर्ण है। वर्ग का मतलब होता है ग्रुप और ये होता है वर्ण का मतलब एक सिंगल वर्ण। और तीनों सा। पहला उदाहरण विष्णुस्त्राता, विष्णु प्लस त्राता, धनुष्टंकार, धनु प्लस टंकार, रामश्चय, राम प्लस च और रामष्टीकते, राम प्लस टीकते। अब हमारी तीसरी संधि शुरू होती है इसकी ऋत्व विसर्ग संधि। ऋत्व यानी कि विसर्ग के स्थान पर रु आदेश हो जाना यानी कि रा आ जाना और रा के स्थान पर विसर्ग हो जाना, वही विसर्ग संधि कहलाती है। तो देखिए जब संधि विच्छेद करते हैं जब तो विसर्ग आता है, जब संधि युक्त पद बनाते हैं तो विसर्ग के स्थान पर वो वर्ण आता है जो उस संधि का नाम होता है। ऋत्व विसर्ग है तो संधि युक्त पद में रा आएगा और संधि विच्छेद करते समय रा के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। तो इसका जो सूत्र है वो है इचो अशी। इचो असी यानी कि इच प्रत्याहार के वर्ण में आता है छोटा आ और बड़ा आ, यानी कि अवर्ण को छोड़ करके संपूर्ण स्वर वर्ण आते हैं इचो असी। और उसके पश्चात असी का मतलब होता है कि संपूर्ण व्यंजन वर्ण आते हैं। कहने का तात्पर्य ये है ए अथवा आ को छोड़ करके कोई भी स्वर वर्ण के पश्चात यदि विसर्ग आए, ए अथवा आ को छोड़ करके कोई भी स्वर वर्ण के पश्चात यदि विसर्ग आए तो देखिए
ए और आ को छोड़ दिया है, उसके पश्चात आया है विसर्ग, यानी कि ई के पश्चात आया विसर्ग, और उसके पश्चात स्वर अथवा व्यंजन वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर रुत्व आदेश हो जाता है, यानी कि रा हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मुनि रीति, ये देखिए रा हो रहा है यहाँ, ये जो रा हो रहा है ये रा इसी से ही हो रहा है, किससे? विसर्ग से। मुनि ही प्लस इति, तो मुनि के बाद विसर्ग है, उसके बाद स्वर वर्ण है। यदि स्वर वर्ण आ जाता है विसर्ग के बाद तो वो वर्ण उसमें जुड़ जाता है और उसे पूरा कर देता है। तो देखिए इसमें मुनि ही प्लस इति जो शब्द आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर रा हो गया और ई की मात्रा यहाँ, ये देखिए इस प्रकार से मुनि तो हो ही गया, और जो विसर्ग था वो रा में बदल गया। तब जब रा कैसा है? स्वर रहित है, आधा है, तो ये ई की मात्रा सीधी सी बात है इसी में जुड़ जाएगी और हमारा बन जाएगा मुनि रीति। बहुत सिंपल संधि है। अगला है इसका उदाहरण तैरागतम। तैरागतम, देखिए ये जो मूल शब्द है, जो तत् शब्द का जो शब्द मूल रूप है वो है तई। ये देखिए इसमें आएगा तई, सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तई, पुल्लिंग का तृतीय विभक्ति का बहुवचन तई आगतम। तो तई जो शब्द है वो सार्थक है, तो तई के बाद में है विसर्ग और उसके पश्चात है स्वर वर्ण आगतम। तो देखिए तई को तो हम जो कहते हो छोड़ देंगे, लेकिन जो हमारा विसर्ग है उसको हमने रा आदेश कर दिया, तो रा जो हमारा आधा है उसमें बड़े आ की मात्रा जोड़ करके और हमने ये शब्द बना दिया तैरागतम। अगला है भानु रसौ। तो भानु रसौ यहाँ से तोड़ेंगे, ये जो रा है इसका हमने क्या बना दिया? रा के स्थान पर विसर्ग और उसके पश्चात जो मात्रा बची किसकी? आ की, वो हमने लिख दिया असौ। दोनों ही सार्थक शब्द हैं। धेनुर गच्छति, धेनु प्लस गच्छति जो शब्द है, तो देखिए ये जो रा है ये रा यहाँ पर विसर्ग के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और गच्छति का ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई स्वर वर्ण नहीं है, इसीलिए जो रा है वो आधे वर्ण के रूप में ऊपर चढ़ा दिया गया है, इसीलिए इसको हमने इस प्रकार से लिखा धेनु प्लस गच्छति। इसमें एक छोटी सी और बात है, इसमें जो दूसरा जो सूत्र दे रखा था उसमें है अव्यय एवं ऋकारांत शब्द के संबोधन में अकार और आकार के बाद यदि विसर्ग हो, या तो कोई भी अव्यय शब्द हो या कोई ऋकारांत री से अंत हो, जैसे कि मातृ है, पितृ है, ये शब्द किससे अंत हो रहे हैं? ऋकारांत से। तो इन शब्दों के संबोधन में यदि अकार और आकार, संबोधन शब्द होता है, संबोधन के रूप सभी को आने चाहिए, यानी कि प्रथमा से लेकर के संबोधन के जो शब्द रूप चलते हैं, तो देखिए जो मातृ शब्द का जो रूप बनता है संबोधन में मात है, मात है, मातरौ, हे मात, हे मातरौ, हे मातर है, इस प्रकार से बनते हैं। पितृ जो शब्द है वो ऋकारांत है, उसमें भी हे पितर और हे पितरौ और हे पितरा। तो इस प्रकार से देखिए, तो जो पुनः शब्द जो है हमारा अव्यय शब्द है, अव्यय शब्दों में पढ़ते हैं, और मात शब्द है वो ऋकारांत शब्द है जिसे हम मातृ शब्द के रूपों में पढ़ते हैं। तो इनके संबोधन में यदि अकार और आकार के बाद, तो आकार के बाद जो विसर्ग आ रहा है वो देखिए अकार, ये छोटे आ के बाद ही विसर्ग आ रहा है, तो इसको भी क्या आदेश हो जाएगा? रा आदेश हो जाएगा। तो देखिए पुनः जो है वो हमारा अव्यय पद है, पुनः प्लस अत्र, और मात शब्द है वो मातृ शब्द है और उसके पश्चात कोई भी व्यंजन वर्ण आ रहा है, उसमें तो कोई बाध्यता नहीं है, पीछे वाला तो हमने वही सेम चीज चलेगी, स्वर अथवा व्यंजन वर्ण आना चाहिए कोई भी, लेकिन यहाँ जो बाध्यता है वो ये है या तो अव्यय पद हो सकता है या कोई भी ऋकारांत शब्द का संबोधन शब्द हो सकता है। तो देखिए जो पुनः प्लस अत्र हो गया तो ये हो गया हमारा पुनरत्र, और ये हो गया मातः वंदे। तो जो मातः के बाद जो विसर्ग लगा हुआ है वो बा के ऊपर रा जुड़ जाएगा। दोबारा से इसको एक बार फिर देख लेते हैं। रुत विसर्ग संधि का सूत्र है इचोअसी, जिसकी की परिभाषा है ए अथवा आ को छोड़ करके
कोई भी स्वर वर्ण के पश्चात यदि विसर्ग आता है और विसर्ग के पश्चात कोई भी स्वर अथवा व्यंजन वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर रुत्व यानी कि रेप आदेश हो जाता है। तो देखिए उदाहरण के तौर पर हमने ये उदाहरण पढ़े थे, मुनिरिति मुनि प्लस इति, तो विसर्ग के स्थान पर रा आदेश हुआ। तैरागतम तही प्लस आगतम, तो विसर्ग के स्थान पर यहाँ भी रा आदेश हुआ। धेनुर्गच्छति धेनु प्लस गच्छति, तो धेनु प्लस गच्छति में भी विसर्ग के स्थान पर रा आदेश हुआ। और अगला हमने पढ़ा था कि कोई भी अव्ययपद अथवा ऋकारांत का संबोधन शब्द आए तो उनके स्थान पर भी विसर्ग हो जाता है। तो जो विसर्ग जो आया उस विसर्ग के स्थान पर रा आदेश हो जाता है, जिसमें हमने पढ़ा था पुनरत्र, पुनः प्लस अत्र, मातवंद्रे और मातः प्लस वंदे, जो कि मातः मातृवंदे हो जाता है। इस प्रकार से ये हमारी विसर्ग संधि की ये 2 संधियाँ आज कंप्लीट हो जाती हैं, जिसमें ऋतु विसर्ग और सत विसर्ग हमने आज पढ़ी। अगली जो लास्ट हमारी इसकी संधि बची है वो है लोप विसर्ग, उसको हम अगले वीडियो में आपके लिए बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।